हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन को। ये जो सेशन है ये डेली आपको बिफोर 11 AM इस चैनल पे मिलेगा। जितने भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 में 23 में देने वाले हैं, जैसे कि क्लैट हो गया, DULLB हो गया, क्लैट PG हो गया, एलेट हो गया, एनएलसेट हो गया, इसके अलावा और भी जो भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे उसके लिए एनालिसिस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सेशन को सिर्फ और सिर्फ लॉ एंट्रेंस टेस्ट के मद्देनजर रखते हुए इसको कवर करते हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, तो इसका डेली बेसिस पे फायदा उठाइएगा। इस सेशन की PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के जो एडिटोरियल पेज है ना, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और क्या क्या हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो देखते हैं। न्यूज़पेपर देखो बहुत वास्ट होता है, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक तो आपका ये म्यांमार वाला है, इंडिया का रिलेशन विद म्यांमार आफ्टर वहाँ पे मिलिट्री कूप चल रहा है। तो पहले हम जानेंगे मिलिट्री कूप होता क्या है, क्या था म्यांमार का इतिहास, फिर उसके बाद इस एडिटोरियल की बात करेंगे। यहाँ पे ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है, ईरान को वापस लाने की कोशिश करी जा रही है। ईरान भी कोशिश कर रहा है कि वो JCPOA जो एग्रीमेंट था उसमें वापस आ जाए। तो पहले हम उस एग्रीमेंट के बारे में लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये आर्टिकल क्या कह रहा है। इसके अलावा कुछ और एडिटोरियल भी आए हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, या कह सकते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि ये है एल्डरली आर एसेट्स नॉट डिपेंडेंट्स। तो ये एनएलसेट वाले जो हैं वो लोग देख सकते हैं, जिनको अभी नया 3 साल का स्टार्ट किया है, क्योंकि एस्से राइटिंग और आपका जो इस तरीके की डिस्क्रिप्टिव में ये हेल्पफुल है। बट उसके अलावा जो क्लैट के हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्लैट PG के स्टूडेंट्स हैं, DULLB के हमारे दोस्त हैं, उन लोगों के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मोर एंड फॉर मोर ये वाला जो है, ये मोदी जी ने क्रिसमस के ईव में अनाउंस किया है कि बूस्टर शॉट अवेलेबल कर देंगे आप 60+ एंड जो आपके फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। इसके अलावा 15 से 18 की एज के बच्चों के लिए भी 3 जनवरी से वैक्सीन स्टार्ट हो जा रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दिस इज इट। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं डिटेल में हमारे आज के न्यूज़ डिस्कशन की। इसके अलावा फिर कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स भी देखेंगे जो अखबार में हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहला देखिए आर्टिकल आया है, चांस टू टैप इंडियाज हाई इक्विटी इन म्यांमार। ये जो एडिटोरियल है, इस पे हम जानने से पहले ना थोड़ा सा म्यांमार का इतिहास जानते हैं और जानते हैं कि म्यांमार में अभी चल क्या रहा है। सेशन जो है ना हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और 0 से आपको एंड तक बताएंगे। ऐसा नहीं कि बीच में जो आया है वो बताएं, जिससे कि जो स्टूडेंट इनको कुछ नहीं पता है अभी इस टॉपिक के बारे में, उनको भी सब कुछ समझ में आए। तो देखो, ये म्यांमार का कुछ मैप है आपके सामने। म्यांमार को देख लेते हैं, ये रहा म्यांमार, ठीक है। और म्यांमार के बगल में आपका ये इंडिया पड़ता है, इधर चाइना पड़ता है, और फिर आप इधर देख रहे हैं थाईलैंड है, ठीक है। यहाँ पे लाओस है, और ये इंडिया आपका पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको सबसे पहली चीज़ जो समझ में आनी चाहिए कि म्यांमार जो है इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि हमारा पड़ोसी है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट इस पर कही थी कि आप अपने पड़ोसी को चूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चूज योर नेबर। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा था कि पाकिस्तान जो है समझ में प्रॉब्लम करता है, लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो नेबर है तो है। सेम गोज विद म्यांमार। म्यांमार जो है हमारा नेबर है तो नेबर है, अब आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हो। तो आपको इनसे रिलेशन अच्छे रखने ही है, जिससे कि आपका सिक्योरिटी थ्रेट एंड एक्सेट्रा चीजें ना हो। आएंगे उन सब चीजों पे। थोड़ा सा लोकेशन देख लो। म्यांमार को देखो, एक जमाने में बर्मा कहते थे। आपने एक गाना सुना है ना, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया टेलीफोन। तो वो जो रंगून जेल थी ना, वो बर्मा में ही थी। चलिए, आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये, जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कौन से मुगल लीडर को रंगून जेल भेजा गया था। फिर से मेरा क्वेश्चन है, किस मुगल लीडर को रंगून जेल भेजा गया था। इसके बाद देखो फिर क्या है, इसके वो लिखे हुए हैं इनके नेबरिंग कंट्रीज क्या है, डेमोग्राफी क्या है। तो करीबन 54 मिलियन के आसपास जो है पॉपुलेशन बताई जाती है। इसकी बिगेस्ट सिटी जो है यंगून है, जिसको पहले रंगून कहा जाता था, इसका नाम चेंज करके रंगून हो गया है। और इनकी जो कैपिटल है वो है नई पैता, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी ये पड़ती है कैपिटल, और ये था आपका रंगून यंगून। इसके अलावा बुद्धिज्म यहाँ का मेन रिलीजन है। एथनिक ग्रुप्स भी हैं यहाँ पे, रोहिंग्या मुस्लिम वाला हमने एक पूरा मामला देखा था, तो रोहिंग्या मुस्लिम भी यहाँ पाए जाते हैं। बात करते हैं म्यांमार के थोड़ा सा बेसिक इतिहास की। तो इनको भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी ये। 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी। यहाँ पे मिलिट्री का रूल काफ़ी समय तक रहा है, और उसके बाद गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश हुई 2015 में पहली बार। डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई, 2008 में इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो चलिए अब पूरा म्यांमार का इतिहास जो है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ब्रिटिशर्स से 1948 में ना म्यांमार को क्या मिली थी गाइस, इंडिपेंडेंस। जैसे कि इंडिया को 1947 में मिली थी, म्यांमार गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 1948।
1948 में जब इनको इंडिपेंडेंस मिली, तो जब नई नई वहाँ पे सरकारें बनने लगी, तो देखो एक प्रॉब्लम म्यांमार के साथ क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स मतलब छोटे छोटे ग्रुप, समूह में लोग बटे हुए हैं और सबके अपने अपने लीडर हैं। तो सभी लोगों की अपनी डिमांड आने लग गई कि भैया हम पावरफुल बनेंगे, हम पावरफुल बनेंगे, हम पावरफुल बनेंगे। जैसे कि आपने अफगानिस्तान के केस में देखा था, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर देखते हैं, वही चीज म्यांमार के अंदर भी थी। तो 1948 से 1951 के अंदर ना यहाँ पे सिविल वॉर हो गया, इंटरनली इनके देश में कॉन्फ्लिक्ट चलने लग गई। और जब भी किसी कंट्री में सिविल वॉर आता है ना, तो सबसे ज्यादा इसका जो एडवांटेज है ना, वो वहां की मिलिट्री उठाती है। 1951 में जो है मिलिट्री ने सत्ता पलट करी और मिलिट्री कूप वहां पे हो गया। इसके बाद मिलिट्री कूप का मतलब क्या होता है गाइस? मिलिट्री कूप का बेसिक मतलब ये है कि शासन जो है ना वो मिलिट्री के द्वारा ले लेना। कूप इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज सडन, वायलेंट एंड इलीगल सीजर ऑफ ए पावर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मिलिट्री कूप मतलब ये मिलिट्री के द्वारा किया गया है। तो 1951 में मिलिट्री कूप हो गया वहां पे। उसके बाद चीजें कंट्रोल जो है सीधे सीधे म्यांमार के अंदर मिलिट्री का हो गया। 1951 से लेके 1990 तक जो है चीजें ऐसी ही चलती रही। ठीक है, 1990 के आसपास जैसी चीजें पहुंची, तो जो वहां की एक बहुत ही फेमस लीडर हैं ऑन्ग सान सू की, इनके द्वारा आवाज उठाई जाने लगी। इसके अलावा और भी काफी सारे लोगों के द्वारा आवाज उठाने लगी गई कि वहां पर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करी जाए, मिलिट्री का रूल नहीं चलेगा, और इस तरीके की चीजें देखने को मिली। काफी स्ट्रगल के बाद 2008 में, फिर से मैं बोल रहा हूं, 2008 में म्यांमार को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला। वहां की मिलिट्री ने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया। कब? 2008 के अंदर ये चीज पहली बार हुई। 2015 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन पहली बार हुए, जिसमें आपकी जो ऑन्ग सान सू की जी जो हैं, इनकी पार्टी विनर साबित हुई। लेकिन यहां पे भी एक खेल था। खेल क्या था? म्यांमार में जब 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया गया मिलिट्री के द्वारा, तो वो एक नियम लेके आए कि ऐसा इंसान जिसका स्पाउस, पति या पत्नी, कोई भी ऐसा इंसान जिसका स्पाउस जो है वो फॉरेनर है, वो म्यांमार के देश की जो हेड पोस्ट है, म्यांमार के देश में जो गवर्नमेंट पोस्ट है, उस पर वो अपॉइंट नहीं हो सकता, उस पर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ऑन्ग सान सू की जी के जो हस्बैंड है वो फॉरेनर थे, जिसके चलते हुए वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन से बाहर हो गई। लेकिन उनकी पार्टी विनर रही, और आप कह सकते हो कि डी फैक्टो टाइप की जो हेड थी वो ये रही। 2015 में पहली बार वहां पे जो है इलेक्शन ढंग से हुए और चीजें बेटर हुई। इसके बाद क्या हुआ? देखो 2020 में फिर इलेक्शन हुए, और 2020 में जो पहले ऑन्ग सान सू की जी की जो पार्टी ने वोट हासिल किए थे, उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से वोट हासिल करते हुए अपनी गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद वहां पे पार्लियामेंट का सेशन चल ही रहा था, उसी एक सेशन के बीच में वहां पे मिलिट्री ने कूप कर लिया। अब आप कहोगे कि सर सब कुछ सही चल रहा था, मिलिट्री सब लेके आई थी, तो उसने कूप क्यों किया? देखो म्यांमार में जब 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना, तो मिलिट्री ने एक नियम तो ये बनाया था कि स्पाउस वाला, दूसरा ये नियम बनाया था कि कुछ पोर्शन, अराउंड 25 से 30% पोर्शन जो सीट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो मिलिट्री के लोगों के लिए ही अलोकेट होगी। लेकिन इनको ये डर था कि 2020 में अब जब इतने पावरफुल तरीके से शासन में आई हैं, तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ना करा दिया जाए, और ये जो 25-30% रिजर्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था मिलिट्री के लोगों का, वो खत्म कर दिया जाए। इसके चलते हुए वहां की मिलिट्री ने कूप कर लिया। तो ये आपको मैंने एक पूरा आइडिया दिया, इतिहास ऑफ म्यांमार, किस तरीके से चीजें वहां पे घटी हैं, पूरा टाइमलाइन दिया। 1 साल की स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो वहां पे इंपोज कर दी गई मिलिट्री के द्वारा। ऑन्ग सान सू की जी को डिटेन कर लिया गया। अब तो वहां के लीडर्स के ऊपर केसेस भी चलाए जा रहे हैं, उनको सजा भी दी जा रही है, ये भी देखने को मिल रहा है। तो मिलिट्री कूप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ था यहाँ पे। तो देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी है ऑन्ग सान सू जी की, इनका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो इनको मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिली थी। जैसे ये पार्लियामेंट इलेक्शन से जीते, पार्लियामेंट का एक सेशन कर रहे थे, तो वहां पे देखने को ये मिला कि मिलिट्री कूप हो गया। मैंने जैसे कि बताया 25% के आसपास जो है ना टोटल सीट जो है वो रिजर्व रखी गई थी मिलिट्री के द्वारा 2008 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था। और कहीं ना कहीं ये डर था मिलिट्री को कि इस बार पार्लियामेंट के सेशन में ये जो 25% रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है खत्म ना कर दिया जाए। इसके बाद मिलिट्री कूप वहां पे हो गया। विश्व का क्या रिएक्शन आया? तो चाइना ने बोला भैया ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपस में मिलकर चीज़ों को देखें और इसको सॉर्ट आउट करें। यूएसए का कहना है कि हम सैंक्शन लगा देंगे भैया अगर आपने मिलिट्री कूप जारी रखा, वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आइए। यूएसए का ये रहता है, वो डेमोक्रेसी को जबरदस्ती इम्पोज करने की कोशिश करता है। हमने ये अफगानिस्तान के केस में भी देखा। लेकिन ये पूरा वर्ल्ड गवाह है कि किसी भी कंट्री पे आप जबरदस्ती डेमोक्रेसी इम्पोज नहीं कर सकते हो। डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस जो उस कंट्री को फाइट करके खुद से अपने देश में स्टैब्लिश करानी होगी, तभी वो लॉन्ग टर्म में टिकेगी। एशियान का जो कि ये मेंबर है, तो एशियान कंट्रीज का जो अभी चेयरमैन ब्रूनी है, उन्होंने कहा है
कि भैया ये आपस में मैटर को सॉर्ट करिए और वहां पे सरकार को लेके आइए। ऑल्दो मिलिट्री ने जब कूप किया था तो उन्होंने बात कही थी कि हम जल्द से जल्द इलेक्शन कराएंगे, लेकिन ये कहने की बातें हैं, जब तक चीजें चल रही हैं वो ऐसे ही करेंगे। वहीं पे जो इनके और पड़ोसी देश हैं, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन्होंने कहा है कि भैया दिक्कत है। वहीं थाईलैंड, कैम्बोडिया, फिलीपींस ने कहा है कि म्यांमार का इंटरनल अफेयर है, हम क्या बोले। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर इंडिया का क्या है, इंडिया क्या कहता है इसके ऊपर। तो देखिए, इंडिया जो है ना, कहीं वो कभी भी मिलिट्री रूल को सपोर्ट नहीं करता है किसी भी कंट्री में, लेकिन इंडिया के साथ एक समस्या भी है। म्यांमार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन वाइज है। और ऐसा क्यों है, तो देखो थोड़ा सा मैं आपको मैप के थ्रू पहले इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो भारत में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप देखते हो ना, इंसर्जेंसी होती है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो आपके जो इंसर्जेंसी होती है, तो ये लोग ना यहाँ पे नुकसान पहुंचा के म्यांमार की तरफ, यहाँ बॉर्डर के आसपास आ जाते हैं। तो पास्ट में ना 1990 तक भारत जो है ना वो म्यांमार से कोई रिलेशन नहीं रखता था, लेकिन बाद में भारत को समझ में आया कि वहां पे मिलिट्री है, चाहे कोई भी हो, हमें म्यांमार के साथ रिलेशन रखना होगा, क्योंकि हमें हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इनकी जरूरत है। तो यहाँ पे आप देखने को ये मिला कि जो ये इंसर्जेंट्स थे जो यहाँ पे भाग जाते थे, उनको पकड़ने के लिए आपके जो म्यांमार की मिलिट्री ने काफी बार काफी सारे सर्च ऑपरेशन करे हैं और हमारी आर्मी को काफी कोऑपरेट किया है। तो म्यांमार हमारे लिए इसलिए काफी इंपॉर्टेंट एक जगह है जो भारत का पड़ोसी है, और भारत चाहता है कि वो भारत के साथ रहे। वहीं चाइना भी म्यांमार को लुभाने की कोशिश करता है, इंडिया भी करता है, पर म्यांमार जो है कहीं ना कहीं चाइना से ज्यादा इंडिया की तरफ इंक्लाइंड है। तो अगर ऐसे में हम उनसे रिलेशन बिल्कुल खराब कर लेंगे और कल को मिलिट्री शासन मिले, जैसे भी अफगानिस्तान में देखने को मिला कि तालिबान से हमने रिलेशन नहीं रखे लेकिन तालिबान ही आ गया इन दी एंड। तो ये चीजें जो हैं, इसीलिए भारत जो है डिप्लोमेटिकली चल रहा है, और वो अभी वहां पे आर्मी के स्टैब्लिश होने के बावजूद भी कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट या बिल्कुल रिलेशन जो है वो खराब नहीं कर रहा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की एक पॉलिसी थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, तो उसका सिंपल ये है कि जो एशियन कंट्रीज हैं और जो आपकी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनके साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करो, इनके साथ सिक्योरिटी कॉपरेशन करो, मतलब इन कंट्रीज पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। तो इस तरीके की बात जो नरेंद्र मोदी जी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, उसमें म्यांमार भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसका एक और एग्जाम्पल है, 2020 में देखिए करीबन 20 इंडियन इंसर्जेंट्स को म्यांमार की आर्मी ने पकड़ के भारत की आर्मी को सौंपा था, जो कि भाग गए थे म्यांमार के अंदर नॉर्थ ईस्ट में कुछ नुकसान पहुंचा के। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है म्यांमार का भारत के प्रति ट्रस्ट करने का, कि म्यांमार के अंदर देखिए जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तो चाइना ने भी ना काफ़ी सारे डोजेज जो हैं भेजे थे, लेकिन भारत के द्वारा जो पहले 1.5 मिलियन भेजे गए थे ना, म्यांमार ने इससे अपने लोगों को वैक्सीनेट किया इंस्टेड ऑफ चाइना वाला डोज। तो ये भी दिखाता है किस तरीके से इंडिया म्यांमार का रिलेशन अच्छा है। अब आज की जो एडिटोरियल है क्या कहता है, दिसंबर 22 से 23 के बीच में ना भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगला जो हैं ये गए थे म्यांमार में, और ये वहाँ पे वैक्सीनेशन डोज भी 1 मिलियन के आसपास एज ए गिफ्ट लेके गए। इन्होंने काफ़ी सारी बातचीत करी, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करी, और काफ़ी अच्छे तरीके से जो रिलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये एक अच्छा सिंबल है इंडिया और म्यांमार के लिए। और वहीं कहीं ना कहीं इंडिया इनडायरेक्टली ये बात कहता है कि म्यांमार जो है वहाँ पे गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करे, अपने प्रॉब्लम से इसको सॉल्व करे, लेकिन कट ऑफ टाइज नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की वहाँ पे विजिट थी, ये इंडिया म्यांमार के रिलेशन को और बूस्ट ही करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं गाइज अगले आर्टिकल के ऊपर, जो कि बात करता है ईरान न्यूक्लियर टॉक्स टू रिवर्बरेट इन द गल्फ। तो यहाँ पे देखिए एक मीटिंग हुई थी जिसमें ईरान न्यूक्लियर डील में JCPOA के अंदर ईरान को वापस ले आया जाए, ऐसी बात चल रही है, और उसी से संबंधित भी काफ़ी सारी मीटिंग्स हो रही हैं। उसी के बारे में यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, आर्टिकल लिखा हुआ है कि क्यों इसराइल, देखो पता है आपको, इसराइल नहीं चाहता है कि ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है ना ये वापस से हो जाए, क्योंकि इसराइल को ईरान पसंद नहीं है, सिंपल सी जो शब्दों में मैं कहूँ आपसे तो। और इसराइल जो है ना क्लोज एलाई है US का, तो कहीं ना कहीं वो US पे प्रेशर भी डालता है इनडायरेक्टली कि US जो है वो ईरान न्यूक्लियर डील में वापस ना आए। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है, कहा जाता है कि एक मेजर रीज़न था उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से अपने आप को बाहर करने का, क्योंकि वो इसराइल के काफ़ी करीब भी थे। तो आप थोड़ा सा देखो ईरान न्यूक्लियर डील है क्या ना, ये आपको मैं समझाता हूँ बहुत बेसिक से। देखो ईरान न्यूक्लियर डील को 3 नाम से हम जानते हैं, JCPOA, ईरान न्यूक्लियर डील, और एक और नाम है P5+1 नेशन डील। ठीक है, देखो JCPOA की फुल फॉर्म होती है जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान न्यूक्लियर डील P5 ये क्या है, P5+1 में P5 है 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जल्दी से याद करो कौन है, और एक यहाँ पे आपका है जर्मनी।
ठीक है। तो ये 3 नाम से इस डील को जानते हैं, तीनों ही नाम जो है वो सेम डील के बारे में बात करता है, जो ईरान न्यूक्लियर डील है। 2015 से पहले ना ईरान काफी ज्यादा यूरेनियम इनरिच करता था। विश्व की सभी कंट्रीज को डर लगा कि इतना यूरेनियम क्यों इनरिच कर रहे हो भाई, इतना यूरेनियम इनरिच करके कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाओगे। उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया और कहा कि तुम जो है भैया ये यूरेनियम जो है एक लिमिट के ऊपर इनरिच नहीं करोगे, अगर करोगे तो हम ये सैंक्शन नहीं हटाएंगे। 2015 आते आते ईरान जो है वो झुक गया और उसने ये डील करी जिसका नाम था ईरान न्यूक्लियर डील। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर जो हैं +1 जर्मनी, इनके द्वारा मिलकर एक डील करी गई जिसका नाम रखा गया P5+1 या फिर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या फिर ईरान न्यूक्लियर डील। इस डील में यह हुआ कि एक प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के ऊपर ईरान जो है वो यूरेनियम को इनरिच नहीं कर सकता है, और जिसके चलते हुए अगर वो ऐसा करेगा तो फिर सैंक्शन उसके ऊपर से हटा दिए जाएंगे। सब चीज़ें सही चल रही थी। फिर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप शासन में आते हैं यूएस के अंदर, और 2017 के आसपास उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि ईरान न्यूक्लियर डील में से यूएसए को उनको बाहर लेना है। उन्होंने ये कहा कि 2018 के अंदर जब उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से यूएसए को बाहर लिया कि ईरान जो है वो चुपके चुपके यूरेनियम का इनरिचमेंट अभी भी कर रहा है जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज़्यादा, एंड ईरान न्यूक्लियर डील का वायलेशन कर रहा है, और इसीलिए उन्होंने यूएस को इस डील से बाहर ले लिया। इसके अलावा जितने कंट्रीज थे P5 के अंदर प्लस जर्मनी, सभी का ये कहना था कि ईरान ऐसा कुछ कर नहीं रहा है और इस तरीके का जो स्टेप है यूएस को नहीं लेना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। उसके बाद बाइडेन साहब शासन में आए हैं, तो बाइडेन साहब से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो ईरान न्यूक्लियर डील में वापस से यूएसए को ले आएंगे, जिससे कि ईरान जो है वो जो समय समय पर धमकियां दे रहा है या फिर जो यूरेनियम इनरिच कर रहा है वो चीज़ कम कर देगा। इसके बीच में भी काफ़ी सारा बवाल हुआ था, आपको याद होगा एक नाम कासिम सुलेमानी, डोनाल्ड ट्रंप के समय किस तरीके से ड्रोन अटैक से उनको मार दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो भी चली थी। तो ये एक बेसिक आइडिया था ईरान न्यूक्लियर डील का। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात यही हो रही है कि जिस तरीके से यूएस वापस आएगा या नहीं आएगा, उसी के चलते वो मीट्स चल रही हैं, काफ़ी सारी मीटिंग्स हो रही हैं, और लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि बाइडेन साहब के अंडर में वापस आ जाएगा यूएस JCPOA के अंदर। अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्राइस्ट स्टैचू वैंडलाइज्ड इन अम्बाला। तो मैंने आपको आईपीसी के 2 सेक्शंस बताए थे, 295A एंड 295। ये कब बताए थे, इससे पहले एक वीडियो अभी चैनल पे पड़ी होगी जो पंजाब में सैक्रिलेज के मामले देखने को मिले थे, और यहाँ पे फिर ये आपका जो है पंजाब के अंदर सैक्रिलेज का ही एक मामला है। अब यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म के अगेंस्ट में चीज़ देखने को मिली है, तो ये चीज़ आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं उस वीडियो से भी, और यहाँ पे आपको ये दोनों सेक्शंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए आईपीसी के। इसके बाद है टूटू साहब जो हैं, डेसमोंड टूटू साहब जो हैं, बहुत ही फेमस पर्सन थे, बहुत ही अच्छे पर्सन थे। तो डेसमंड मपलो टूटू जो हैं, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1984 में, ये जो आपका अपार्थाइड था, अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, ये साउथ अफ्रीका की पॉलिसी चलती थी उस समय, किस तरीके से जो ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में वो लोग डिफरेंस करते थे, जो रेसिज्म साउथ अफ्रीका में था उसको ख़त्म करने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें इनका काफ़ी योगदान रहा था, और जिसके चलते हुए इनको 1984 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। और जब ये आर्क बिशप की तरह 1996 में रिटायर हुए थे तो उसके बाद इनको चेयरमैन बना दिया गया था साउथ अफ्रीका ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का। अभी इनका देहांत हो गया है और 90 की एज पे, जिसकी वजह से काफ़ी पूरे विश्व में शोक है, काफ़ी फेमस पर्सन है। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके बारे में, आप लोग इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कहाँ से ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज़ कब मिला जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज इट, ये आज हमने सेशन देखा। इसके अलावा अगर आप लोग क्लैट UG, क्लैट PG, DU LLB, जो अभी नया 3 साल का लॉ आया है, NLSET, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड कोर्सेज, मॉक्स, ये सब परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको इन कोर्सेज के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। आज हमने क्या क्या देखा, तो हमने सबसे पहले देखा डेसमंड टूटू जो है, इनका देहांत हो गया है। हमने अम्बाला में एक और सैक्रिलेज का ही मामला देखा है काइंड ऑफ। इसके बाद ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में हमने समझा, और फिर हमने म्यांमार का मिलिट्री कूप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी। तो दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा आज का सेशन, एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप इस सेशन की PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय भारत।